वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर में कुछ फीचर्स ऑफ संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स को हमने पढ़ लिया था। तो ये जो लेक्चर है यहाँ पर आप एक समरी ले रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या लिखा है। तो शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पहला फीचर जो हमने पढ़ा था कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि काफ़ी बड़ा और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कितने आर्टिकल्स है ये सब हमने देख लिया था। और जैसे आप किसी भी पार्ट के आगे या फिर किसी भी आर्टिकल के आगे यदि A B C D इस तरीके से कोई लेटर्स लिखे जाते हैं तो उसका मतलब है कि वो अमेंडमेंट करके बाद में ऐड किए गए हैं। पहले संविधान में ऐसा कुछ नहीं था। और ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बन गया ये भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि जोग्राफिकल फैक्टर्स थे कि हमारी कंट्री काफ़ी वास्ट कंट्री है। अनेकता में एकता का कहा जा सकता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा जा सकता है। और हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, वो काफ़ी बड़ा था। वहीं से हमने आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स पे भी वही लागू होता है, सेंटर पे भी वही लागू होता है। उसके बाद में डोमिनेंस है था लीगल लुमिनरीज का, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वहाँ पे लीगल लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रमाण नंबर में थे वो। और फिर हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। काफ़ी हमने देशों के संविधान को पढ़ के हमारा संविधान बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने पूरा संविधान दूसरों का पढ़ के हमारे संविधान में क्या होना चाहिए उसे हमारी तरीके से मॉडिफाई करके हमारे संविधान में रखा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड है, कि वहाँ पे अमेंडमेंट करना काफ़ी मुश्किल काम है, स्पेशल प्रोसीजर है, स्पेशल मेजॉरिटीज़ हैं। और ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का भी पढ़ा था हमने कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, कि वहाँ पे अमेंडमेंट करना काफ़ी आसान है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं है। तो ऑर्डिनरी लॉ की तरह वहाँ पर आर्टिकल्स बना दिए जाते हैं और ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और हमने कुछ मेजॉरिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि की स्पेशल मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी होती है। आगे चल के आपको लेक्चर्स में ये मेजॉरिटीज़ के बारे में काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या होता है ये मेजॉरिटीज़। फ़िलहाल यही समझ लीजिए कि कुछ आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी कि एक मुश्किल तरीके से अमेंड किए जाते हैं, और यानी कि अमेरिका के तरीके से। और कुछ जो हमारे आर्टिकल्स को अमेंड करना है तो फ्लेक्सिबल तरीके से, यानी कि ऑर्डिनरी लॉ की तरह आसानी से हम पास करा सकते हैं। तो हमने दोनों ही चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। उसके आगे हमने पढ़ा था कि फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी सिस्टम भी है। फेडरल सिस्टम क्या क्या है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट में भी हम देख सकते हैं विधान परिषद, विधानसभा। तो इस तरह से है। और यूनिटरी प्रोविजंस भी देखे थे हमने कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, इमरजेंसी है। इमरजेंसी में यूनिटरी हो जाता है हमारा सिस्टम, की सेंटर के हाथ में पावर ज़्यादा आ जाती है। वो हमने पढ़ा था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन ये वर्ड नहीं है। या हम बार बार ये सुनते हैं कि फेडरेशन, तो हम ये सोचते हैं कि फेडरेशन ज़रूर होगा लिखा हुआ कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये फेडरेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स ये वर्ड लिखा गया है। उसके बाद में कई लोगों ने क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल सिस्टम के बारे में कहा है, उसके बारे में हमने देखा था। तो यदि आप यूपीएससी, एमपीएससी, या मतलब किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर एमसीक्यू के बेस्ड में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर ये मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था। तो ये स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ से शुरू करते हैं। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी हमारे संविधान के बारे में, और इनको हम आगे अच्छे से डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है यहाँ पर। कि जो ब्रिटेन में जो चलता था कि पार्लियामेंट वहाँ पर है, तो हमने वही अपनाया है हमारे देश में। यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे हम देख सकते हैं कि यूएस में एक प्रेसिडेंट है और उसके अंडर जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है, तो वो दोनों ही अलग अलग ऑर्गन्स है, कि उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है बीच में, दोनों अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं। तो उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म हम कह देंगे।
और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, कि जैसे हमारे देश में हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन है, ऐसा नहीं कि अलग अलग ही चलेंगे दोनों। तो एग्जीक्यूटिव और का जिम्मेदारी होती है यहाँ पर कि वो क्या कर रहा है वो लेजिस्लेटिव को बताए। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में रहता है। ये ब्रिटेन में चलता है ऐसा कॉन्सेप्ट, और हमारे देश में ये इसीलिए लागू किया गया कि पहले ब्रिटेन का जो शासन था यहाँ पर, तो कुछ नया ना हो, हमारे देश के लोगों के लिए कोई नई चीज़ ना हो, तो इसलिए इसे हमारे देश में लागू किया गया। इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिनिस्टर एक जगह है ब्रिटेन में जहाँ पर ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, तो उसके नाम से वेस्टमिनिस्टर मॉडल हम अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कह सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेशन हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि क्या कर रहे हैं वो बताना है। यदि सेपरेट सेपरेट रहेगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसके बाद में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैबिनेट हमारे जो हम चुन के भेजते हैं एमपीज, जिसे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जिसे जिन्हें भेजा जाता है हमारे द्वारा, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। किस तरह से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो उनमें से एक कैबिनेट बनाई जाती है। कैबिनेट एक कुछ मिनिस्टर्स को हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उनको कैबिनेट कहा जाता है। वो देश का जो भी काम होगा वो उस काम में वो आगे काम करेंगे बढ़ के। तो इसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कि उनके हाथ में ज़्यादा पावर होती है, कि वो गवर्नमेंट को रन करने का काम उनके हाथ में होता है। तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्टेट पे भी है और सेंटर में भी है। सेंटर में लोकसभा राज्यसभा से कैबिनेट बनती है, रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी वेस्टमिनिस्टर मॉडल के हिसाब से, और स्टेट में भी इसी तरह से सब कुछ फॉलो किया जाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है। तो फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, कि नॉमिनेट और एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जैसे हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट देश के लिए, और गवर्नर जब हम देखेंगे तो स्टेट के लिए, तो ये नॉमिनल हेड होते हैं, कि ये इनके नाम से काम होता है, कि इनके नाम के अंडर हम सब काम करेंगे। हालांकि ये और रियल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं देश के लिए, और चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं सेंटर स्टेट पे, तो वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं कि ये काम करेंगे। इनके अंडर एक कैबिनेट होगी, एक मंत्रिमंडल होगा जिसे कह सकते हैं, तो वो काम करेंगे, और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो नॉमिनल हेड को होगी, यानी कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को। इसके बारे में हम डिटेल में आगे ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि क्या होता है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, कि जिसे ज़्यादा सीट आएंगी मिलेंगी वो वहाँ पे रूल करेंगे। उसके बाद में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव के लिए। उसके बाद में मेंबरशिप जो है मिनिस्टर्स की, वो होती है लेजिस्लेशन में। उसके बाद में लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होता है, जिसे हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और डिसोल्यूशन होता है लोअर हाउस का। ये ज़रूर यहाँ पर समझने वाली बात है, कि जो अपर हाउस होगा राज्यसभा या फिर स्टेट में हम विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद सभी स्टेट्स में नहीं है, लेकिन जिन जिन स्टेट्स में भी है, तो वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। लोकसभा जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो फिर से नए इलेक्ट होके आते हैं, तो वो लोअर हाउस डिज़ोल्व हो जाता है, और वापस नया लोअर हाउस बनेगा। लेकिन अपर हाउस जो है वहाँ पर हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर्स हैं वो री इलेक्ट होकर आते हैं। 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में री इलेक्ट होकर आते हैं। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ हम समरी में ये समझ लेते हैं कि क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो ये लोअर हाउस का डिसोल्यूशन स्टेट में भी और सेंटर पे भी होता है, और अपर हाउस का नहीं होता है दोनों ही जगहों पर। और उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि भारत और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कि हमने ये समझा कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश के जैसा ही है, लेकिन ये बोरोड नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि वहाँ से लिया नहीं गया है, कि एज इट इज़ ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम उठा लिया। तो क्या डिफरेंस है, तो भारत का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। सॉवरेन बॉडी का क्या मतलब हुआ, कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अलावा जो हमारी पार्लियामेंट है वो कुछ नया नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है,
तो जो संविधान है वो भी ऑर्डिनरी लॉ के पास करके ही बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वो सॉवरेन है कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है। भारत में अगर कोई भी डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट्स के पास भी कुछ हद तक ये है उनके पास पावर कि वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके नल एंड वॉइड कर दें। तो पार्लियामेंट हमारी सॉवरेन बॉडी नहीं है कि वो कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि जो चाहे वो, इस तरह से नहीं है। उसके बाद में दूसरा डिफरेंस ये है कि भारत में जो हेड होता है, जैसे कि हम देखें प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होकर आएंगे, हम इलेक्ट करेंगे उन्हें और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इस तरह से होता है। और जो ब्रिटेन है वहाँ पर हेरिडेटरी हेड होता है कि जैसे हम देखेंगे वहाँ पर क्वीन है इस समय, या फिर वहाँ पर एक मोनार्ची सिस्टम है, ये कह सकते हैं कि जो उनकी फैमिली होगी उसी में से एक हेड होगा वहाँ का। तो ये हो गया वहाँ का हेरिडिटरी सिस्टम। तो भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है, भारत में है इलेक्टेड हेड कि हम चुनकर भारत में भेजते हैं कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव या भारत का हेड कौन होगा। उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी कि भारत में जुडिशियल सुप्रीमेसी है कि कुछ हद तक कि सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी पावर्स हैं, और पार्लियामेंट में क्या सोवरेनिटी है कि हमने देखा कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं लॉ बना सकते हैं, वो संविधान जो है वो भारत में वो सुप्रीम है। तो ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है सिस्टम। तो जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है वहाँ अमेरिका में। और भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने देखा कि वो ब्रिटिश के सिस्टम से अलग है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है, जो जुडिशियल रिव्यू एक पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो रखी गई है भारत के संविधान में, जो यूएस से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है यूएस में, लेकिन काफ़ी स्ट्रांग है ये, भारत में इतना नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि यदि पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर देती है, कोई भी लॉ पास कर देती है या फिर कोई भी अमेंडमेंट कर देती है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कोर्ट, यानी कि उसका रिव्यू कर सकता है कि ये जो उन्होंने पास किया है अमेंडमेंट या फिर लॉ वो सही पास किया है कि या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, और कुछ हद तक ये हाई कोर्ट के पास भी है। हम देखेंगे आगे कि किस किस आर्टिकल के तहत किसे कितनी पावर दी गई है। यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम भी भारत में रखा गया है। उसके बाद में अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, भारत के जो सिस्टम है उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो ये क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये है कि हम लॉ पास करके कोई ये एक्ट बना दें तो उसके हिसाब से ही सब काम होगा, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होगा कि उसके हिसाब से ही आपको, यदि आप जैसे इंडियन पिनल कोड है वहाँ पर अगर आपने कोई लॉ पास करके एक्ट बना दिया, उस पिनल कोड में कोई प्रोविज़न ऐड कर दिया, तो उस प्रोविज़न के हिसाब से ही आपकी सुनवाई होगी, उस प्रोविज़न को सुना जाएगा कि वो उसमें क्या लिखा है, उसके हिसाब से ही आपका आगे का काम आगे की प्रोसीजर होगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि एक बेसिक अमेरिका में ये फॉलो किया जाता है कि एक बराबर का मौका दिया जाता है सभी को कि आप अपनी बात रखें पूरी तरह से कि आपकी क्या राय है। तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में जो लॉ पास हुआ है उसको सुप्रीम मानकर चला जाता है। ये दोनों ही वर्ड्स आपको अभी इस समय समझ नहीं आ रहे होंगे अच्छे से, लेकिन आगे जैसे ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और इसे आर्टिकल 21 में रखा गया। आर्टिकल्स आगे आपको जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि कौन से आर्टिकल आपको याद रखने हैं। तो सभी आर्टिकल्स ऐसे रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है इस समय। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उन्होंने एक प्रेफर किया कि एक प्रॉपर सिंथेसिस होनी चाहिए। ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो है, यानी कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट उनका सुप्रीम सोवरेन है, ज़्यादा सोवरेन है वहाँ पर कि वो कोई भी लॉ पास कर सकता है। और जो अमेरिका का प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसे सुप्रीम करना है, तो दोनों का एक हम बोल सकते हैं कि दोनों चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं कुछ हद तक। तो दोनों को लिया गया है, ये नहीं है कि बोरो किया गया। हमने पूरी तरह से पढ़ के हमें समझ के कि किसको कितनी तरीके से किस तरीके से हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना है, तो वो किया गया है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो
उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है उसके हाथ में, और पार्लियामेंट के हाथ में क्या दिया गया है कि अमेंड कर सकते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पावर के हिसाब से। और उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है जो आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे यदि आप कोई घर बना रहे हैं तो उसका जो मूल ढांचा है, जो बाहर की दीवारें हैं, उसके अंदर आप या फिर जो बीम है या कॉलम है या छत है या जिस तरह से फाउंडेशन है, तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके अंदर आप घर में आप कुछ भी बना सकते हैं अलग से, कि हमने 3 रूम बना लिए, 2 रूम बना लिए, तो अंदर का आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाहर का जो मेन फाउंडेशन है या फिर जो मेन स्ट्रक्चर है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट लाए थे 1973 में। और उसका एक केस है केशवानंदा भारती केस। उस केस के बाद ये निकल करके आया था बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कि जो मेन स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, उसे आप अमेंड नहीं कर सकते, उसके अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है हमारे संविधान में। जब हम आर्टिकल्स पहले पढ़ेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या रखा गया है, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। ये डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है कि वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं। तो वो केस टू केस या फिर जिस तरह से अमेंडमेंट होगी उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो अच्छे से अमेंडमेंट कर सकते हैं। उनके पास पूरी पावर है कि मेजर पोर्शन वो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे देश में, कि जो जुडिशियल सिस्टम है भारत का वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे सेशंस कोर्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेशंस कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन लेगा, अलग हो गया वो, ऐसा नहीं है। सभी जुड़े हुए हैं कि यदि सेशंस कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया है तो हाई कोर्ट वो डिसीजन, और वो केस हाई कोर्ट में पहुंचा है तो हाई कोर्ट वो डिसीजन को देखेगा कि ये डिसीजन क्या लिया गया है, क्या 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 पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है। और यदि आगे सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीजन चैलेंज किया जाता है तो वहाँ पर भी ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। कुछ कुछ केसेस तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँच पाते कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसे मान लिया जाता है। तो ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी, और इंडिपेंडेंट भी है कि जुडिशरी को कोई चैलेंज आगे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के, और उसके अंदर हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स है। लो कोर्ट्स के बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सेंटर पे भी और स्टेट पे भी जो लॉज हैं ये सभी इंटीग्रेटेड है, कि ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ने कोई लॉ पास कर दिया किसी स्टेट का हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं सुनेगा, इस तरीके से नहीं है। जैसे कि यूएसए में हम बात करें तो वहाँ पर जो एक एक स्टेट है वहाँ पर अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है, कि वो स्टेट के अलावा फिर आगे नहीं जाती बात। तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं देखने को मिलता है ऐसा कॉन्सेप्ट। भारत में ये कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हम और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, उसके ऊपर हम नहीं अपील कर सकते। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स जो है उसे गारंटी करता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी आर्टिकल्स इसके बारे में लिखे गए हैं संविधान में कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि ये वर्ड बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यही वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, उसे हम ये इस तरीके से कह सकते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन बन सकता है कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि वेरियस प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। जो हमारे ये जुडिशरी है, यहाँ पर जो जजेस हैं या फिर जो भी यहाँ पर जुडिशरी के अंडर आते हैं, उन सब का जो इंडिपेंडेंस है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, कि ये सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो कोई डिसीजन दे रहे हैं। तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंस उनकी जो है वो यहाँ पर प्रोविजंस उसके लिए बनाए गए हैं कि क्या इंडिपेंडेंस वहाँ पर होनी चाहिए। तो उसके लिए पहली बात यह है कि टेन्योर ऑफ द जजेस है उसे सिक्योर किया गया, कि सिक्योरिटी दी गई है कि जो भी टेन्योर होगा, कि जितना भी टाइम के लिए जजेस हैं वो उतने टाइम के लिए ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बीच में से ही निकल गया। कोई अनफोर्सिन कंडीशंस होती है तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद में फिक्स सर्विस कंडीशन है, कि सर्विस कंडीशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है उसी तरह से आपको करना है। ये नहीं कि बीच में कोई अपना ही नया सर्विस निकाल ले, इस तरह से नहीं है।
और जो एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। ये फंड्स जो हैं ये कहाँ कहाँ से कौन से फंड्स होते हैं ये भी लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो फंड है इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इस समय ये समझ लीजिए कि जो जो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट को खर्चा अपना चलाना है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकाल करके उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जजेस है कि जजेस जो है वो डिस्कशन जिस तरह से कर आप आसपास में करते हैं आगे उनके अंदर ही, तो वो जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उसको प्रोहिबिट किया जाता है लेजिस्लेशन में। कि मतलब जैसे कोई लॉ पास हो गया, ठीक है, उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या डिस्कशंस चल रही है, क्या बातचीत हो रही है वहाँ पर, ये आप लेजिस्लेटिव में डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप लेजिस्लेचर में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये वहाँ का मैटर है, ये कोर्ट में ही डिस्कस होगा। कोर्ट में क्या क्लॉज रखे गए हैं, वो जब कोर्ट में केस चल रहा है उस समय आप इस केस के बारे में लेजिस्लेटिव में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर इन्फ्लुएंस करने लग जाती है जजेस को कि लेजिस्लेटिव में क्या बात हो रही है, किस तरह से लेजिस्लेटिव इसके ऊपर बात कर रही है। तो लेजिस्लेटिव को काफ़ी देश पूरा सुनता है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन बनकर आ जाता है जो हर्ट करेगा कि डिसीजन जो है वो सही नहीं निकल करके आएगा फिर। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव जो है उसे हक नहीं है कि वो उसे जो भी डिसीजन जो बना नहीं है अब तक, तो उसे डिस्कस नहीं कर सकते। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, की रिटायरमेंट किसी जज का हो गया, किसी एडवोकेट का रिटायरमेंट हो गया, तो उसे उसके आगे के जो काम है उसमें प्रैक्टिस जो है उसका जो आगे की वो उसके ऊपर बैन लगाया जाता है कि आप आगे कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हालांकि कई जगहों पर इनके लिए काम है कि ये क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि रिटायर्ड जजेस जो हैं या फिर जो रिटायर्ड एडवोकेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि इस प्रोविज़न का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो भी एक एंगल है इसका सोचने का। लेकिन ये प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिटायरमेंट के बाद जो प्रैक्टिस है उस पर बैन लगाया जाए। पावर और टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट, ये है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ पास कोई वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, तो वो डिसीजन जो है वो फॉलो किया जाएगा पूरे देश में। ये नहीं कि मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो मैं नहीं मानता, इस तरह से कोई नहीं कह सकता। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात हो जाती है जो और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स आ जाती हैं कि वो उसे फोर्सफुली लागू किया जाए उस प्रोविज़न को, या उनके पास एक स्पेशल पावर आ जाती है। उसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इस समय ये है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाता है कि एक बार अगर कोई लॉ पास कोई डिसीजन पास हो गया तो उसे पूरे देश को फॉलो करना ही है, इस तरह से। तो ये एक पावर है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन ला रही है तो हमारे मर्जी के ऊपर हो जाएगा कि हमें फॉलो करना है या नहीं करना है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है लेजिस्लेटिव के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं वो लेजिस्लेटिव को जाके बताएंगे। और जो जुडिशरी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, तीनों से इंडिपेंडेंट है, तीनों में इंडिपेंडेंट है कि वो अपना डिसीजन ले सकती है, वो अपनी बातचीत कर सकती है, वो अकेले ही अपने आप में एक बॉडी है, अलग बॉडी है। तो उसे अलग रखा गया है एग्जीक्यूटिव से, और लेजिस्लेटर से तो वो अलग है ही पहले से। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखे गए हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स से पढ़ना शुरू करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा गया है। उसके आगे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये एक हमारे जो संविधान है इसका एक समरी है। तो यहाँ पर ये लेक्चर्स को समझना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आगे जब ये डिटेल में पढ़ेंगे हम हर एक प्रोविज़न के बारे में, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ कि हमें याद आ रहा है कि हाँ इस तरह से कुछ था। तो एक बेस रेडी हो जाता है कि अच्छा ऐसा है, तो उसको आप डिटेल में फिर आगे अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस समय ये समरी को बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी बन करके आ जाते हैं, जैसे वो मैच द फॉलोइंग आपको बताया, या फिर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, उस तरह से। और जो भी ये पॉइंट्स हैं कि अगर आपको कोई कहीं आंसर लिखना है कि फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ पर आप अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आ सकता है, डिफरेंस क्या है भारत और ब्रिटिश के पार्लियामेंट के बीच में,
और यूएस के जो और जो भारत का जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसे और क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी बन करके आ जाते हैं। जैसे कि फेडरेशन ये वर्ड यूज़ ही नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये याद रखने वाली बात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि पहले फर्स्ट आर्टिकल में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मेजोरिटीज़ है उसके बारे में बात की गई थी। तो काफ़ी कुछ है यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आगे भी। निश्चित रूप से क्वेश्चंस बनेंगे, पहले भी बनते आए हैं, और आगे के पार्ट्स में भी फंडामेंटल राइट्स से जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो आपको लेक्चर कैसा लगा इसका आप रिव्यू दिया कीजिए, कि आप लाइक कर दें या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, डिसलाइक कीजिए कि क्यों पसंद नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोई डाउट है, कोई लेक्चर में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी लिख के बताइए, या कोई तरीका चेंज करना है कि किस तरह से पढ़ाई की जाए तो वो भी आप लिख के बताइएगा। तो कुछ एक रिव्यू आप ज़रूर लेक्चर के बाद दीजिए कि लाइक से या डिसलाइक से, तो वो समझ आ जाता है कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, तो ये आप दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट से हम पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बाय बाय।